वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पोस्ट बजट पे खास कवरेज और अभी हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर की। काफ़ी बजट पे अनाउंसमेंट्स हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सेक्टर पे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर हरीश मेहता, सीनियर एडवाइजर क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के। वेरी गुड आफ्टरनून हरीश सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप पहले तो ये बताइए कि क्रॉप केयर को लेके काफ़ी घोषणाएं जो है बजट में हुई है, आप अपनी फेडरेशन के बारे में बताइए और ये बताइए कि बजट क्या आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा है? देखिए, शुरू में बताना चाहूँगा क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि करीब 50 इंडियन कंपनीज हैं। वी रिप्रेजेंट ओनली द इंडियन कंपनीज हु हैव गॉट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। यहीं पे उनका प्रोडक्शन होता है एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू ऑलमोस्ट अबाउट 130 कंट्रीज। नाउ ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हमारी इंडस्ट्री है एग्रोकेमिकल्स की, विच इज़ पार्ट ऑफ द एग्री इनपुट्स, जिसमें फर्टिलाइजर है, सीड है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो है ये एक ट्रेड सरप्लस इंडस्ट्री है। हालांकि एक्सपोर्ट होता है लेकिन कंजम्पशन हमारा इंडिया में उससे कम है। तो ये वन ऑफ दोज रेयर इंडस्ट्रीज जहाँ की एक्सपोर्ट इज मच हायर देन द डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड वी आर exporting to those countries which are agriculturally very developed. USA है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, all those countries. क्रॉप केयर फेडरेशन का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि हम लोग जो पॉलिसीज़ हैं जो फार्मर को अफेक्ट करती हैं या इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं वो हम लेके वी गो टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल 4 नोडल मिनिस्ट्रियाँ हमारी, एग्रीकल्चर है ही जैसे जानते हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, कॉमर्स है एंड फाइनेंस है। So all these ministries, and now of course we'll have also civil aviation when drones come in. So we'll have 5 ministries to work on, and these ministries are basically depending upon the feedback जो फार्मर देता है फीडबैक, उसको लेकर इंडस्ट्री देती है, उसको लेकर वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। उसके अलावा जो हमारा काम है CCFI में वो ये है कि हम यूनिवर्सिटी के साथ में फार्मर्स की फील्ड पे या किसी एक जगह पे हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है कि सही तरीके से बीज, फर्टिलाइजर, सीड, पानी, फार्म मशीनरी, उसका कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, क्या क्या सेफ्टियाँ बरती जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में पिछले 5-6 सालों से एक भी हादसा ऐसा नहीं हुआ जैसे कि किसी फार्मर को या एनिमल को या एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ हो। दैट वाज समथिंग। हमारा मकसद यही है कि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको बचाने के लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली हम फार्मर्स को जाके फील्ड में बताते हैं। जितनी भी हमारे मेंबर कंपनीज हैं उनके लोग जाते हैं फील्ड में, उनको सही तरीका, सही मात्रा कब डालने का है, कितना पानी डालने का है, कब खाद डालने का है, इसकी जानकारी देते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि उसको वो उपयोग करें और सही तरीके से उपयोग करें। इन चीज़ों में सारी जो चीज़ें वो कंट्रोल गवर्नमेंट की, भारत सरकार से कंट्रोल होती हैं। उसमें जो हिदायत गवर्नमेंट देती है उसी के मुताबिक हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि कितना खाद डालना है, कितना यूरिया डालना है। और अगर उसका फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी पैदावार जो है वो कई एरियाज़ में डबल से नहीं बल्कि 5 गुना बढ़ी है। स्पेशली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में और दूसरे क्रॉप्स में, वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा मार्जिन रहा है। तो हमारा यही मकसद है कि फार्मर का जो है प्रोडक्शन बढ़े, उसके जो खेत में नुकसान होते हैं पेस्ट से, वीडों से, वो कम हो, जिससे कि ओवरऑल इनकम उसकी बढ़ सके। और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ सरकार भी और हम लोग भी सेटिस्फाइड हैं कि इसमें ग्रोथ हुई है। और आने वाले समय में भी मैं समझता हूँ कि इवन ट्रेडिशनल क्रॉप्स में जैसे कॉटन है, पैडी है, सोयाबीन है, इन पर यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो दूसरी क्रॉप्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेंथा है, शुगर केन है, सोयाबीन है, इन पे भी उपयोग किया जाता है सब चीज़ों का, जिससे कि फार्मर्स को रियली फ़ायदा हो रहा है। मिस्टर मेहता, जैसे कि आपने कहा कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और अपने घर में ही खपत कम होती है। सरकार यही चाहती है कि हमारी डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट्स पे कम हो और एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा हो। हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने केमिकल और फर्टिलाइजर्स के लिए, और चाइना +1 स्ट्रेटजी की जो बात चलती है उसमें हम फ़ायदा भी उठाएं। यूरिया जैसी खाद जो अभी भी हम अपने कंजम्पशन का 30% इम्पोर्ट करते हैं, और खेतों में जाए तो फार्मर्स का ये चलन है कि अगर मेरे परदादा 2 बोरी उस पूरे फील्ड में डालते थे, अभी भी मैं 2 बोरी ही डालूंगा। तो ये अवेयरनेस कहाँ तक पहुंची है फार्मर्स के बीच में? देयर इज अ सेट रेशियो बिटवीन NPK जो 3 फर्टिलाइजर होते हैं उसका रेशियो बना हुआ है 4:2:1 होना यही चाहिए, आइडियली यही है। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट का ये जो आइटम है सब्सिडाइज्ड है, हेवीली सब्सिडाइज्ड है। तो जहाँ सब्सिडी मिलती है, चाहे वो बिजली में हो, पानी में हो, खाद में हो, तो ये टेंडेंसी रहती है कि उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। हिदायत दी जाती है कि इतना इस्तेमाल मत करिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि 2-3 जो स्टेट्स हैं, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, जहाँ की इनपुट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इम्पोर्ट होता है वो भी इसलिए कि कुछ जो हमारे प्लांट्स बाहर हैं मिडल ईस्ट में, उनका अरेंजमेंट है बाई बैक का, तो हमको वहाँ से लेना ही पड़ता है, तो वो फर्टिलाइज़र यहाँ पे आता है। बाकी इंडिया में भी जो है
जो क्वालिटी बनती है दिस इज मैचिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उसमें कोई क्वालिटी में क्वेश्चन नहीं है। और गवर्नमेंट ने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा यूज़ ना करें। जो यूरिया का बैग पहले 50 किलो का था उसको 45 किलो कर दी। जो आप कह रहे हैं कट्टा डालते हैं, 2 कट्टे डाल दिए, 3 कट्टे डाल दिए इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो वो कट्टे का हिसाब देखते हुए उन्होंने कम किया है। उसके अलावा उन्होंने नैनो यूरिया भी अभी जो है वो लॉन्च किया, इफको ने लॉन्च किया, वो भी हमारा एक मेंबर है, उसने लॉन्च किया, जिसका कि अभी इनिशियल स्टेज में यूज़ भी हो रहा है, ट्रायल भी हो रही है। और जहाँ पूरा एक कट्टा डालते थे वहाँ सिर्फ आप 500 ml की बॉटल डालेंगे तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, जिस तरीके से कीटनाशक दवाइयाँ हैं, सीड है, इन तीनों चीज़ों में अगर आप ध्यान रखते हैं क्वालिटी का और समय पे बिजाई करने का, समय पे खाद देने का, समय पे कीटनाशक का यूज़ करने का, तो पैदावार जो है वो बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है दैट विल बी ऑल्सो वेरी हाई। उस क्वालिटी में क्या है कि आपको बाजार में ज़्यादा प्राइस मिलेगी, MRP जो है वो तो है ही, लेकिन MSP जो है वो भी गवर्नमेंट की मीट कर सकेंगे, और आप जो है उसको स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में स्टोरेज के लिए भी उसको रख कर जब सही दाम हो तब आप उसको बेच सकते हैं। एक चीज़ और देखी गई है आउटपुट में, जब आप बात करेंगे कि जो बीच में मिडलमैन वगैरह होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सरकार भी चाहती, जो फार्म बिल्स लाए थे बीज पहले जो किसी वजह से पास ना हो पाए, मकसद ये था कि किसान जो है सीधा आके मंडी में बेचे, कोऑपरेटिव्स को बेचे, स्टोर कर ले और जब समय सही हो तब वो बेच दे। किसी वजह से हो ना पाए, लेकिन वो एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ आने वाले समय में ज़रूर किया जाएगा। और फार्मर जो हैं यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी है, जो कि आपने नहीं पूछा, बता रहा हूँ, इंडियन फार्मर का जो परसेप्शन है कि वो एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ है, वो बहुत गलत है। आज की तारीख में जब वो कोई भी चीज़ खरीदता है, he reads the MRP, he sees the expiry date, he sees the price, he negotiates for the whole thing। तो ये कहना कि फार्मर प्रोग्रेसिव नहीं है, काफ़ी हद तक ये गलत होगा। आज की तारीख में नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी इसमें आ गई है। नहीं, अगर इंडिया को $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो फार्मर को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा और उनको प्रॉस्पर होना ही पड़ेगा। जी, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसी लाइन में आ चुकी है, जो कि हाईली क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर थे वापस इंडिया में आ गए, कुछ ने स्टार्टअप्स किए हैं, शुरुआत की है, कुछ को सक्सेस मिली है, कुछ को कम मिली है, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि नॉलेज जो है फार्मर की वो काफ़ी बड़ी है, स्पेशली इन एरियाज जहाँ की ज़्यादा खपत है। महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ देम, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, बिहार जैसे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन है, आंध्रा और है ही जो स्टेट है। और अब फार्मर जो है 24 मतलब क्या करें 24/7 जो है वो कल्टिवेट करता रहता है, कोई भी पीरियड जो है वो खाली नहीं छोड़ता है। कभी खरीफ में लेगा, रबी में लेगा, बीच में वो जगह बचेगी, हिल टेक पोटैटो, हिल टेक वेजिटेबल्स। सो कहने का मतलब है कि उसकी इनकम जो है इन चीज़ों से भी आ रही है। जी, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की घोषणा की गई है इस बजट में। जो न्यू स्टार्टअप्स जो है, जैसे कि आपने कहा कि अब जो फार्मर के बच्चे हैं वो भी जो है इस काम काज में लग गए हैं, क्योंकि पहले तो सब अर्बन एरियाज में जाके कोई ना कोई जॉब लेके अपनी दे यूज्ड टू अर्न, बट अब नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका इंटरेस्ट फार्मिंग में बढ़ना बिल्कुल शुरू हो गया है। ये इस फंड का महत्व क्या होगा और कितना लाभदायक हो सकता है? देखिए, ये फंड जो है ये बनाया गया है, मैं इसका फिगर नहीं दे पाऊंगा सही आपको, लेकिन ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। एंटरप्रेन्योर जो भी आता है आज की तारीख में आप देखेंगे वो सारे क्वालिफाइड हैं। फार्मर्स पुराने भी हैं जो करते हैं, जो नई तकनीक यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो इन द ब्रैकेट से 30 to 35 की एज में हैं, जो कि रिकमेंडेशंस को पूरे तरीके से पढ़ते हैं, पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि सक्सेस रेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 1-2 साल तो आपको देना ही पड़ेगा इसके लिए, ग्रोथ के लिए। और फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो सही हाथों में जाता है तो सही होता है। गवर्नमेंट ने कोशिश यही की है कि इसको इस तरीके से एलोकेट किया जाए जो कि इसकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो। तो मैं समझता हूँ कि फंड का जो यूटिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में चला गया, सही तरीके से एलोकेट नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग मशीनरी भी रहेगी, जो जिला अधिकारी हैं कृषि के वो इसको देखेंगे और सर्टिफाई करेंगे कि हाँ साहब इस तरीके से इसका हुआ है, सो दैट दिस फंड कैन बी यूटिलाइज वेरी प्रॉपर्ली। जी, फर्टिलाइजर सब्सिडी की अगर बात करते हैं सर, वहाँ पे कमी देखने को मिल रही है इन एलोकेशन, एंड इट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि 2022-23 में हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के इनपुट कॉस्ट को लेके काफ़ी दिक्कतें हुई थी, इनपुट कॉस्ट वाज ऑन अ राइज, तो उसके चलते हुए जो बर्डन था सरकार पे ज़्यादा पड़ा। इस बार का जो फाइनेंशियल FY24 के लिए जो एलोकेशन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कितने सस्टेनेबल होंगी और आपको लगता है कि ये गिरावट जो है वो मतलब बजटेड एस्टिमेट्स के हिसाब से ही चलेगी? नॉर्मली जो एस्टिमेट बनाए जाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, न कि उसको मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है कोविड टाइम में भी किया था और बाद में भी किया था, तो नेचुरली जो पहले 3-4 चीज़ें जो कोविड में दी गई थी, लाइक
फ्री फूड प्रोग्राम दिया गया था, लोअर फर्टाइल सब्सिडी थी, नरेगा की आउटलेट थी, इनमें चेंज किया है। नरेगा से हुआ क्या, फायदे हो जो है, नुकसान भी ये रहा कि जो लोग गांव में चले गए, दे फाउंड कि वहाँ पर बिजली है, पानी है, खाने को है, गैस है, तो दे नेवर केम बैक टू द सिटी एंड दे वर गेटिंग दिस मनी फॉर वट एवर इट वॉज वर्थ, कि भाई 100 रुपये है, 200 रुपये जो मिल रहे हैं वो घर बैठा हुआ है, आराम से घर में है, देयर आर नो ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो उससे नुकसान ये हुआ कि जो टैलेंट था, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ स्किल की, या यंगस्टर्स जो थे, दे वर क्वाइट हैप्पी इन द विलेजेस, विच इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द स्किल विच दे हैड could have been used better maybe in the cities also, or something which was like a startup or like farm machinery or inputs में। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो एलोकेट किया है उसमें शायद पूरा ना मीट कर पाएँ, लेकिन फिर भी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप फ्री देते हैं उसका मिसयूज़ होता है। तो यहाँ पे आप सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको कम करके करते जाइए, ग्रेजुअली फार्मर भी जो है इसमें यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये एक कहना चाहिए पॉलिटिकल है, जो भी समझ लीजिए रीज़न है, और फार्मर को देना चाहते हैं तो फ्री बिजली है, फ्री पानी, जहाँ ये देते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, लेस सब्सिडी, लेस दिस थिंग, उसके नुकसान भी हैं। तो ये तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि आई डोंट थिंक इट विल बी एवर डन अवे विथ, ये तो रहेगी आपकी मेरी ज़िंदगी में बाद भी रहेगी और रहेगी। जी, सीड्स को लेके भी अनाउंसमेंट है, क्यों क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बी बेटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स शुड बी बेटर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सीड जब आप कोई भी खेती करते हैं तो इसका जो टाइम स्पेंड होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इनपुट्स, जो कि उसकी जो विंडो है एप्लीकेशन की वो बहुत छोटी होती है। विद इन 15-20 डेज आपको जो है उस सीज़न में उस टाइम पे अप्लाई करना है। जैसे वीट की सोइंग होती है तो आपको नवंबर के, दे हैव अ डेट कि नवंबर 15 तक हमें इसकी सोइंग करनी है। जो आप उसको आगे ले जाते हैं, जो आउटपुट मिलेगी आपको मार्च अप्रैल में, वो कम होती जाती है। This is a fixed formula, so that farmers have to sow these commercial crops. मक्का आ गया, पैडी आ गई, गेहूँ आ गया, उसमें they have to be very particular कि उस विंडो में सही सीड को लाके वो स्प्रे करें, यूज़ करें। और सीड जो है आज की तारीख में गवर्नमेंट से मिलता है। पहले था ऑलमोस्ट 80-90% फार्मर यूज्ड टू कीप ए सेव्ड सीड, वो अपने घर में रखता था, सो दैट उसी सीड को यूज़ करेगा। लेकिन जो कुछ सीड अभी आए हैं जैसे कि बीटी कॉटन वगैरह हैं, तो उसमें फार्मर इज बाउंड टू गो बैक टू द कंपनी और टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सेव सीड की कहानी नहीं होती। लेकिन अभी जो मेजर इनपुट्स हैं जिसमें यूज़ होता है इनपुट्स, वो आपका कॉटन है, पैडी है, दीज आर टॉप 2। रबी में पहले बहुत कम कंजम्पशन था, इट यूज्ड टू बी ओनली कॉटन एंड पैडी, एंड पैडी अगेन वाज टेकन इन 2 सीजन्स, एंड आंध्रा में देयर आर 3 सीजन्स, पैडी, पैडी एंड पैडी। Wheat is in Rabi, that is also now a major consumption factor, यहाँ पे बहुत माल जाता है, और उसमें जो है खासतौर पर जाता है वीट्स के लिए। वीट्स जो हैं वो काफ़ी निकलते हैं, और किसान को, किसी भी काश्तकार को ये देखना कि वीट और वीट दोनों में क्या फ़र्क है वो नहीं ढूंढ पाते हैं। उसके लिए दे हैव टू डू अ केमिकल स्प्रे। सो दीज 3 आर द मेन क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स विच आर ऑफ इम्पोर्टेंस इज शुगर केन, जो कि ऑल इंडिया में होती है, सोयाबीन, जो कि इंडिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज, जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान इन एरियाज में उगाया जाता है। एंड अनदर एरिया जो कि हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और फोकस के लायक है, इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो है उसमें कम से कम समझ लीजिए इंडिया का 9 से 10% जो है खपत वेजिटेबल में की जाती है, जो कि एक ज़रूरी है, क्योंकि हर मेन सिटी के आसपास लोकल उगाते हैं, इरिगेशन के लिए उनको पानी मिल जाता है, और फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो बाजार में ला के बेच सकते हैं। तो ये एक नया सेगमेंट है जो कि मैं समझता हूँ हर साल ग्रो कर रहा है, और ये ग्रो करना भी चाहिए। इसके कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, वो मैं आपको जब आप पूछेंगे ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, अदरवाइज क्लैरिफाई लेटर। टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी स्टेटमेंट्स हमको वित्त मंत्री की सुनने को मिली कि रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, केमिकल फर्टिलाइजर के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और उसके अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी स्टेप्स भी उठाए गए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी जहाँ तक सवाल है एग्री इनपुट्स का, उसमें दी मेजर एरिया इज फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी। आपको जान के खुशी होगी, ट्रैक्टर का जो सेल थी कोविड के टाइम और बाद में भी, हालांकि कोविड टाइम में इट वाज यूज्ड मोस्टली फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नॉट फॉर कल्टीवेशन, बट देन यू रियलाइज ट्रैक्टर्स जो हैं स्पेशली 50 हॉर्स पावर के और छोटे ट्रैक्टर्स भी जो आए हैं, उनकी जो सेल है वो बहुत बड़ी है। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स हियर एंड सेल उनकी बहुत बड़ी है। एंड अब जो है यू विल फाइंड हार्डली एनी बुलक्स एनीवेयर के जहाँ वो खेती बाड़ी में इस तरह से कर रहे हो। ट्रैक्टर का कंजम्पशन बढ़ा है। देन द फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी, चाहे वो टिलर है, रोटावेटर है, हार्वेस्टिंग के लिए है, जो भी है, प्लस हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन हार्वेस्टर्स। सो दीज आर नाउ बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। हर जगह आप जाते हैं, पंजाब हरियाणा में जब कटिंग होती है तो कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं। इक्विपमेंट जो है वो कई दफ़ा पंजाब के जो फार्मर हैं, वेरी डायनेमिक फार्मर्स,
वो अपने आप डिज़ाइन करते हैं, अपने आप बनाते हैं, एंड नाउ दे आर सच लीडिंग ब्रांड्स कि दे कैन सेल दीज यूनिट्स टू फार्मर्स वट एवर. अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ टू बी बिल्ट अप विच इज़ टेकिंग शेप इज़ द हब एंड द स्पोक. कहना मतलब ये है कि एक जगह पे आपने सेंटर खोल रखा है, उसकी स्पोक्स हैं. अभी इतना कामयाब नहीं है, लेकिन ये कि फार्मर ने फ़ोन किया कि सर मेरे को इक्विपमेंट के लिए फीड की सोइंग करनी है, आप भेज दीजिए. तो ऐसा होता है कि वो बुकिंग करके जाते हैं, उसके खेत की टिलिंग कर देते हैं, फिर वो बिजाई कर देता है, फिर वो इक्विपमेंट जाके वापस स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग के टाइम में हार्वेस्टर चला जाता है. तो ये चीज़ें तो हो रही हैं और ये इसका स्कोप रहेगा, क्योंकि मैन पावर जो है उसकी शॉर्टेज रहती है. मैन पावर के अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि समय जो है, जैसे हार्वेस्टिंग टाइम है जो भी है, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए उस टाइम फ्रेम में जितनी भी एकड़ ज़मीन है, जितने हेक्टर्स है, उसको हार्वेस्ट करना ह्यूमनली, फिजिकली, मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है. तो कंबाइन हार्वेस्टर्स आर वेरी वेरी हैंडी हियर, एंड वी फाइंड इसके बीच में जो उनका रोल आता है, जो कि स्प्रे करते हैं केमिकल्स के लिए, वो भी मैनुअली वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर एक आदमी स्प्रे करता है थ्योरेटिकली, दे कैन नॉट स्प्रे मोर देन 2 to 3 एकर्स अगर वो सही तरीके से करे. और वही चीज़ अगर आप मैकेनिकली कैसे करते हैं या ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से करते हैं, इट कैन रियली वर्क वेल. जो लास्ट चीज़ है वो है ड्रोन्स के बारे में. जब आप पूछेंगे तो उसके बारे में क्लैरिफाई करूंगा. ये दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, ट्रायल्स हो रही हैं, काफ़ी केमिकल्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं. गवर्नमेंट जब सिफारिश देगी कि ये केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, देन दे विल बी. हाउ सक्सेसफुल हैज इट बीन? Right now it has not been commercialized as such. Only few companies have got the permission to do it. Meanwhile, उन्होंने क्या किया है, ड्रोन्स का जो इम्पोर्ट है, which is a very good move, they have stopped the import totally. Okay. They have stopped totally, but कुछ आता रहा है, जाता रहा है, which is not to be discussed here. But I personally feel that drones, if they manufacture here and they use it, it should work. But then the drawback would be that people feel that there are a lot of humans available, people available to the spraying part of it. So that should not create any kind of unemployment. So that is the other part. Otherwise, drones are useful; they can be done. The problem of drift or the problem of any inhalation cases is very very limited, because that's something above the ground. Only hassles would be the wires which are there coming down and spraying there. The time frame to be taken to be done, and then the other problem is majorly the drone operators. Yes. We do not have so many drone operators here to really take care during the time of spray or whatever. The other reason was, which earlier may not be now, but it is charging points. When you're using a battery and trying to spray in a particular area, battery gets discharged and you need to have a charging point close by so that you can recharge and again come back to the operations. Otherwise, there's a break in the operations which is not desirable. So this is being studied. Government has to approve the chemicals, also approve the cost, because if the cost is almost 3 or twice the normal manual operations, there'll be resistance. There'll be a question of subsidy coming in, there'll be a question of government funding the whole thing, which is to be decided. But I think Ministry of Aviation and Ministry of Agriculture, these are two ministries which are now working actively on this. A lot of people have signed up MOUs, and I think in the coming times things should work. अच्छा, ये बताइए कि 3 key takeaways from the budget for agriculture, chemical and fertilizer sector. Okay, one word I'll catch from what you had said was about manufacturing hub. CCFI is promoting absolutely Make in India. Our mandate is that we promote only Make in India. Therefore, it means that whatever we do, the inputs that we use, the production that we do, and what we possibly market should be all done in India. Okay. Now, the production hub basically has to be in those areas which were earlier confined to, say, Jammu. People were going there because of tax saving. They came to some other areas because of tax saving. But now you feel that the proximity of the market is very, very important. So I think first point which the government has done in this budget, and even has been an ongoing process, is to create manufacturing hubs where the entire things are made here. For example, if you have fertilizer plants, they are there. Permission from the government is required. Seeds are manufactured, produced in Andhra and Maharashtra, which are local seeds sent around the country. Agrochemicals are now being produced in north also, south also. East is a little limited. West is the major hub for here. So we feel that government is promoting and trying to promote that intermediates, technical and formulation should be made in India. What has been happening, unfortunately, all these years, which is worth sharing, that there has been a heavy surge of imports. People felt that imports from China particularly and some other countries which was coming to India was much cheaper as compared to producing here. तो उन्होंने लगा क्यों यहाँ प्लांट लगाएं, मशीनरी लगाएं, लेबर को एंगेज करें. So ready-made import of formulations जो है वो बहुत बाहर से आ रहा था, which was something which was against the policy of Make in India and against Atmanirbhar Bharat. So keeping that in view, in this budget, they have increased the custom duty
from 10% to 15% for ready-made import formulations. Now, when you are importing a formulation, the first thing that will be considered that there is no value addition. You get the thing in drum, you pack it in small bottles, label it and sell it. There is no value addition. Number two, there is no manufacturing. So we talk about manufacturing, there is no manufacturing. Number three, don't employ any labor. Nothing is required because in a plant you may have 500 people. For repacking, mechanical, otherwise you may require maybe 10-15 people. And then you feel that the people get used to imports, then they are dissuaded to manufacture here. So when you talk about manufacturing hub, which has been the mandate of the government of India also, we feel that we should totally curtail the imports of whatever can be made here. What is critical is required is okay, but then work with a deadline that okay, after 2024 we'll stop the imports of the following molecules. So this is being done by increasing duty, which we were expecting. The industry expectation was about 10% more. Should have been, because technical out of which you make the poisons and the formulation which is sold as a consumption factor, the difference was almost similar. 10% duty was there. Now it has become 10 to 15. We were, industry was wanting at least a difference, a delta of at least 10%, so that people are dissuaded to import and manufacture here. So I think this thing will work out, but it will definitely give a push to Indian manufacturers who are, two things to be added here, who are technically very, very sound. Indian manufacturers are technically very, very sound. They have been generations of 3 generations making this product, and they have idle capacity. Now today, just for information, the capacity utilization in India for agri inputs is about 65%. They still have idle capacity, or I would not call it idle, call it unused capacity, which can be enhanced and possibly they can make something more, provided there is some incentive given. And this will bring me to another point which I think you may be aware of, is the PLI scheme, Production Linked Incentive Scheme. Government has given this incentive to almost about 14 sectors, and agrochemicals has been also taken as a champion sector in agriculture. But here the production linked incentive has to be included once the government approves the scheme. It may not come in the budget, it can come separately also. But here we feel that the intermediates, which are the basic raw material to make the formulation, they can be given some kind of incentive to manufacture in India. Obviously it will not be given on imports, it has to be only on domestic production. They have a very strict criteria. We were telling the government that please make sure that you make an incentive scheme which is workable, which is adopted by the people. Otherwise वो आपने बना दी scheme और लोगों ने उसको adopt नहीं किया तो फायदा नहीं होगा. But we feel that the proposal that was given by the industry talked about almost about 35 technicals that can be made in India, about 81 intermediates that can be made in India, and about similarly about 89 formulations which can be made in India, which go into basic use in agrochemicals. Same thing is true for fertilizers maybe, but seeds of course is all localized, nothing is being imported, so nothing to worry. But the quality of seeds has been pretty good. The germinations are always mentioned on the container, and people feel that the results have been pretty satisfactory in terms of quality. So this has to be also, misconception has to be removed कि हमारी जो quality बनती है या बाहर foreign countries में better अच्छी नहीं. It is absolutely incorrect. Our quality in fertilizers, quality of hybrid seeds, and agrochemicals, the inputs, and even farm equipment for that matter. I would take another input which is water. All these are the inputs which go into production. We feel the quality is matching. We export to so many countries, and we feel there has been no case, critical case, legal or otherwise, where people have been questioned, the farmers have had desperate time. No, not at all. Credit target for agriculture sector has been increased to 20 lakh crores. How is that? Well, our theory would be a little different. Credit is always useful at the loans given out or whatever is there. The recovery part is to be also considered. When you are giving loans or trying to give the credit to the farmers or to the agriculture business or even otherwise, you feel that the recovery part has to be very, very important. Government tends to lose money, and I think that is something which they'll have to monitor. And the bad loans which they talk about normally have been pretty high in the past. Waiving of loans, and that's something which is... That's a different story. That's a different story. We feel that should not have been done, but I think it's a political need, and that would continue. But I think people go with this assumption कि ठीक है साहब पैसा दे दिया लोन मिल गया नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा. That myth has to be removed, and I think people should be forced to pay back in the time allocated, and no freebie should be there in this sector. इस बजट में मिस क्या है? Miss तो बड़ा it's a difficult question, but I personally feel that the imports part should have been totally curtailed, because we still feel that the imports by different channels and from different sources keeps on coming here.
some regulations in terms of monitoring imports. For example, there was a notification by the name of Carotar, C-A-R-O-T-E-R, which was trying to check the source of origin of the material coming in. It comes from China, you bring it to Hong Kong, bring it to Thailand, wherever, and do the billing from there. So people feel it's come from there, but originally it came from China. That's one. Number two is, in our industry, we feel that everything has to be in the custom tariff. When the things come in, they have a HSN code, which is a global code, to know that yes, this particular item has come from this source, so much is the quantity, so much is the specification. Here we find that in the custom tariff, 85% of the items are in the others category, which is not categorized. Okay. That means that you bring in anything and you put it in the others category, you're not sure A is containing B or B is containing C. Oh. So this has been one of the positive points which they have said we will be doing it to make a 8-digit code, which is the global code, to see that they are able to precisely locate what has come from where, what is the quantity, what is the source, the origin, the price and the quantity. So this would monitor the whole thing, but it takes time and they will be able to do it. Other area which is also not really part of the budget but affects us is GST. GST is not, this is done by a separate GST council in which the FM is the chairperson. But we personally feel that the GST on all these inputs, especially agrochemicals, is 18%. Fertilizer is low, agreed. The volume is very, very high. You see, fertilizer volume and agrochemicals and even seeds is unmatchable. There 5% gives you enough kind of revenue. Here 18%, we buy everything at 18%. And if you start to sell at a lower price, whether 12 or 5 or whatever, first of all, government tends to lose revenue. Number two, all the manufacturers would have a huge credit balance. You are buying at 18, selling at 12, there will be huge credit balance, which will be difficult to be refunded or to be paid back in time. So we personally felt that why should government lose in one sector almost about 4,000 to 5,000 crores of revenue, where the industry feels that 18% is good enough. There's no cribbing. Earlier excise duty was there, it was also 18%. So we personally feel that if inputs are at 18, the output should also be matchable. Okay. So this is something which will be done by GST Council, not by. One last question: Yeah. If India has to be a manufacturing hub, अगर इंडिया को एक manufacturing hub होना है, is enough being done? I think the initiative is proper from the government side, but more from the industry is required, because they would like to work in those areas which are, like for example, everybody went to Jammu earlier because of subsidy and whatever. So that 10-year freebie period is over now, so they'll have to come back to the other areas. But yes, near the coastal areas, you have those free trade zones that can be made. Against Andhra also, they can have some ports are there, so that when you manufacture something, and even you understand transportation by sea or transportation by rivers is much cheaper, सस्ता पड़ता है. तो हम यही चाहेंगे कि वो वहाँ से जो है प्लांट्स लगाएं और वहाँ पे करें. लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ इनिशिएटिव इंडस्ट्री को भी लेना पड़ेगा. गवर्नमेंट जितना कर सकती है. It has to be a public partnership where we feel that we should work equally hand in hand with the government. Government has done enough, and I think we should not get used to totally only government subsidies and government backup for everything. But we have a lot of skilled people in this industry. People who are there are very skilled. In fact, they've been using these inputs for the last 50, 60 years. And I feel that these people can really take the country forward. And it is time that people are able to use their skills for this kind of a work. And production can definitely be increased in this country. The growth in this country for agriculture has been phenomenal. We are now number 2 globally in the world. China is number 1, USA was number 2, we were number 3. We have surpassed USA and we are number 2 in agriculture commodities production in the world, which is a very big thing to happen. We are among the top 3 and among the toppers in milk production, vegetables, fruits, and in fact the horticulture production this year has been higher than the commercial seeds and wheat and paddy. So this has been a big savior during the COVID time, and people have been sustained. There's been not a single death because of starvation. That's something which we should be very proud of. And I think salute the Indian farmer for trying to help us out in this issue. जी, Mr. Mehta, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल धन्यवाद होने आपका. का. Thank you so much for being with us. Thank you. तो अभी इस कार्यक्रम में इतना ही. हमारी पोस्ट बजट कवरेज जारी रहेगी. आप देखते रहिए जागरण बिजनेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.